स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और जैसा मैंने पहले कहा था पिछले बारी 4 घंटे बाद हमें ठीक से मुझे तो कम से कम नहीं पता चला है कि मसला क्या है। इसलिए अब ज़्यादा देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं। 52 पत्ते पार्ट 5। देवराज चौहान के कार में बैठते ही जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। ये तुमने खुद को कैसे मामले में फंसा लिया है? जगमोहन बोला। मैं खुद ही उलझा पड़ा हूं। हालात अब बुरे होने शुरू हो गए हैं, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि श्रेया का मदन ने अपहरण किया है? आभास तो पहले ही हो गया था। ऊपर से मदन का फोन भी आ गया। क्या बोला वो? बंगला मांगता है। बहुत कमीन है। भतीजी का अपहरण करके बंगले का सौदा करना चाहता है उसके बदले। जाना किधर है? चैम्बूर चलो, 7 नंबर बंगला। यहाँ कौन रहता है? ये मदन का बंगला है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा विजय है। विजय मदन के बिजनेस में हाथ बटाता है। लोअर परेल की मार्केट में डायमंड हाउस नाम से मदन का शोरूम है। तो डायमंड का बिजनेस है। यह सारा बिजनेस कभी सूरज के पिता शिवचंद का था, परंतु धीरे धीरे मदन ने वहां कब्जा जमा लिया। बंगले से निकलने से पहले मुझे सूरज का फोन आया था, देवराज चौहान बोला। सूरज? सूरज ने तुम्हें फोन किया? जगमोहन ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। हाँ। तब मुझे लगा जैसे रिकॉर्ड की मैं अपनी ही आवाज सुन रहा हूं। उसकी आवाज मेरे से पूरी तरह मेल खाती है। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कद काठी मिलना, हाव भाव मिलना, व्यवहार मिलना, चेहरा मिलना और आवाज का भी पूरी तरह मिलना, इनमें से कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने सूरज को मिलने को नहीं कहा? कहा। वो कहता है पहले श्रेया को किसी तरह वापस ले आओ, उसके बाद मिलेंगे। उसने स्पष्ट कहा कि वो मदन का मुकाबला नहीं कर सकता। किसी को थप्पड़ मारने की भी उसमें हिम्मत नहीं है। बल्कि वो तो कह रहा था कि मदन को बंगला दे दो और श्रेया को बचा लूं। परंतु मैंने इनकार कर दिया। अजीब झंझट है ये। तुम तो यूं ही इस मामले में आ फंसे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली और कहा, मदन ने चिंकी का अपहरण करके गलत किया। अब मुझे मदन के बारे में सोचना पड़ रहा है। गलत तो उसने किया ही है। रात मेरी उससे तीखी बात हुई थी। मैंने रिवॉल्वर दिखाकर उसे धमकाया भी कि सीधा हो जाए। परंतु मुझे तभी महसूस हो गया कि मेरी धमकी की वो परवाह नहीं कर रहा। और आज उसने कॉलेज से चिंकी का अपहरण कर लिया। पहली मुलाकात में ही मैंने ये बात भांप ली थी कि मदन बेसब्र इंसान है। वो सब कुछ जल्दी से जल्दी कर लेना चाहता है। अब एक रात बीती और उसने ये सब कर दिया। अभी मदन की गर्दन पकड़ते हैं। कोई सब बंगले पर है क्या? ये ऐसी लड़ाई नहीं कि हम मदन की गर्दन पकड़ें। तो ये शरीफ लोगों की कमीनेपन से भरी लड़ाई है। इसका जवाब भी हमें शराफत से, कमीनेपन से देना होगा। मैं समझा नहीं। मदन के पास परिवार के नाम पर उसकी पत्नी और बेटा है। पत्नी इस वक्त बंगले पर ही होनी चाहिए, जबकि इसका उसका बेटा विजय इस वक्त डायमंड हाउस शोरूम में बैठा बिजनेस संभाल रहा होगा। इस बात के चांस कम है कि मदन इस वक्त बंगले पर होगा। वो चिंकी के पास मौजूद होगा। हम बंगले पर पहुंचकर उसकी पत्नी को अपने कब्जे में लेंगे। ओ, तब मदन से बात होगी। देखेंगे कि चिंकी को छोड़ने के लिए वो क्या कहता है, देवराज चौहान ने कहा। ये तो हल्की लड़ाई है, हमें मदन पर हाथ डालना चाहिए। देखते हैं, जरूरत पड़ी तो सब कुछ किया जाएगा। पहले इस छोटी शुरुआत को अंजाम देते हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। ये रिश्तों की लड़ाई है। मदन मुझे सुरेंद्र पाल नहीं, सूरज ही समझ रहा है। तभी तो उसने चिंकी का अपहरण किया, कि इस तरह मुझ पर दबाव डालकर वो बंगला अपने नाम लिखवा लेगा। मदन पेशेवर मुजरिम नहीं है। वो बस टेढ़ा इंसान है और अपनी अकड़ जमा रहा है। उसके पास पैसा है और उसने किराए पर गुंडे लेकर चिंकी का अपहरण कर लिया। मेरे ख्याल में वो इतने में सीधा हो जाएगा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी मेरे कब्जे में है। तुम्हारा मतलब कि मदन के सामने जाकर हवाई फायर भी करें तो उसकी फूक निकल जाएगी?
मेरा मतलब है कि चिंकी को वापस लेने में हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। जगमोहन कुछ पल चुप रहकर बोला, नोरा इस बारे में क्या कहती है? उसे चिंकी की चिंता है। वो मदन को बंगला देने को तैयार है। देवराज चौहान ने कहा, 200 करोड़ का बंगला इस तरह तो किसी को नहीं दिया जाता। जगमोहन ने गहरी सांस ली। सूरज सूरज बेहद शरीफ इंसान लगता है। वो किसी झगड़े को नहीं निपटा सकता। तभी वो घर से गायब हो गया। हाँ, उसका ख्याल रहा होगा कि वो सामने नहीं होगा तो मदन बंगला भी नहीं ले सकेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। कोई इस तरह अपना घर छोड़कर भी जाता है क्या? देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। जगमोहन कार दौड़ाता रहा। 1 घंटे में वो लोग चेंबूर जा पहुंचे। 7 नंबर बंगला तलाश करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। ये 2 मंजिला बंगला था। 4 दीवारी के भीतर पेड़ खड़े दिख रहे थे। सड़क के किनारे ही बंगलों की कतार नजर आ रही थी। जगमोहन ने कार को सीधा बंगले के गेट पर ले जाकर रोका। देवराज चांद जगमोहन को बता चुका था कि आगे काम कैसे करना है। बड़े से गेट के भीतर चौकीदार स्टूल पर बैठा दिखा। दोनों कार से निकलकर गेट के पास पहुंचे। चौकीदार स्टूल से उठा और गेट खोलते देवराज चौहान से मुस्कुराकर बोला, राम राम छोटे मालिक। देवराज चौहान के मस्तिष्क को झटका लगा। वो तो सोच रहा था कि बंगले के भीतर जाने के लिए तरकीब लगानी पड़ेगी, परंतु चौकीदार ने उसे सूरज के तौर पर पहचान लिया। यानी कि सूरज मदन के बंगले पर आ चुका है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान चौकीदार को देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, चाचा भीतर हैं? वो नहीं है मालिक, मेम साहब हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और जगमोहन के साथ भीतर प्रवेश कर गया। बाईं तरफ पोर्च नजर आया जहां दो कारें खड़ी थी। दोनों उसी तरफ बढ़ गए। चौकीदार ने तुम्हें सूरज समझा? जगमोहन बोला, हाँ, इस बात का हमें फायदा मिलेगा। कोई रोक टोक नहीं। पोर्च के पास प्रवेश द्वार खुला मिला तो दोनों भीतर प्रवेश कर गए। सामने ड्राइंग हॉल था। ये बंगला सूरज के बंगले से काफी छोटा था। हर तरफ सजावट दिख रही थी। तभी एक तरफ से नौकर पास आ गया। साहब जी आप? नौकर हाथ जोड़कर बोला, आइए आइए। चाची का है? देवराज चौहान बोला, अपने कमरे में है। आप बैठिए, मैं अभी खबर करता हूं। कहकर नौकर चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। मदन की पत्नी को तुम यहां नौकरों के सामने तो बंधक नहीं बना सकते, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। जगमोहन वही टहलने लगा। फिर नौकर पानी के साथ आया और बोला, मेम साहब आ रही हैं, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी तैयार करता हूं। नौकर चला गया। 2 मिनट ही बीते कि 50 साल की एक औरत वहां आ पहुंची। उसने सूट पहन रखा था। चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो तेजी से देवराज चौहान की तरफ बढ़ती कह उठी, ओ सूरज, मेरे बेटे, मैं तेरे से मिलने आने ही वाली थी। तेरे चाचा से पता चला कि तू घर आ गया। पास आकर उसने देवराज चौहान को अपने गले से लगाया। सिर पर हाथ फेरा। कैसा है तू? अच्छा हूं चाची। नोरा को साथ नहीं लाया? चाची सुनीता ने पूछा। अचानक ही आने का प्रोग्राम बन गया। ये मेरा दोस्त है जगमोहन। जगमोहन ने सुनीता का नमस्ते की। सुनीता ने भी जगमोहन का नमस्ते की, फिर बोली, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? देवराज चौहान और जगमोहन बैठ गए। नीरज और श्रेया कैसे हैं? सुनीता ने पूछा। उन्हें देखे काफी देर हो गई। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था, देवराज चौहान ने कहा। क्या बात? चाचा मेरा बंगला लेना चाहते हैं। देवराज चौहान ने सारी बात बताई। सुनीता गंभीरता से सुनती कह उठी, कुछ कुछ तो मुझे भी मालूम है। मैंने तेरे चाचा को बहुत समझाया, परंतु वो मेरी बात नहीं सुनते। अब चाचा ने बहुत ही गलत काम किया है। आज श्रेया का अपहरण करवा लिया और मुझे फोन करके कहा कि बंगला उनके नाम कर दूं, नहीं तो 4 दिन बाद वो श्रेया की जान ले लेंगे। देवराज चौहान बोला, ओह, ये तो उन्होंने बहुत बुरा किया। मैं चाहता हूं कि आप चाचा को समझाएं कि उन्हें श्रेया को छोड़ देना चाहिए और बंगले पर नजर ना रखें। सुनीता गंभीर नजर आने लगी। बोली, सूरज, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचा मेरी एक नहीं सुनते। जो उनके मन में आता है वही करते हैं।
मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं, मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त चाचा है कहाँ? मैं नहीं जानती चाची, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। मैं श्रेया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाचा अगर नीचे गिर सकते हैं तो मैं उनसे भी नीचे गिर सकता हूँ। इन बातों का अंत बुरा ही होगा। तुम ही कहो, मैं क्या कहूँ? मेरी तो वो सुनते ही नहीं। सुनीता आहत भाव में कह उठी। देवराज चौहान उठते हुए बोला, मैं एक फोन कर लूं? कहकर देवराज चौहान वहां से हटा और मदन का नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ बेल गई, फिर मदन की आवाज कानों में पड़ी। तैयार हो भतीजे, बंगला मेरे नाम करने के लिए? मैं तुम्हारा भतीजा नहीं, सुरेंद्र पाल हूं, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। दूर बैठी सुनीता तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। सुरेंद्र पाल हो या रामपाल, मुझे सिर्फ बंगला चाहिए। तुम वॉल्ट में रखी शिवचंद की दौलत भी हड़प गए। अब तुम्हें बंगले की तरफ नहीं देखना चाहिए। बंगला भतीजे, बंगला वो 200 करोड़ का है और 180 करोड़ मैं दे चुका हूं, समझे ना? तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, देवराज चौहान ने कहा। सुनीता? उधर से मदन ने हैरानी से कहा। क्या बकवास कर? वो मेरे सामने बैठी है। वो कहती है कि वो तुम्हें समझा नहीं सकती। अब कहो, श्रेया को छोड़ते हो या मैं तुम्हारी पत्नी को शूट कर दूं? ये तो सौदा है। तुमने जो कमीनी गिरी हुई हरकत की है उसका जवाब है ये। सूरज, तुम अपनी औकात से। मैं सुरेंद्र पाल हूं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, कोई भी गलत हरकत नहीं करोगे। सुनीता को छोड़ दे, वरना। सौदा श्रेया और सुनीता का। श्रेया दो, सुनीता लो। उधर से मदन के गहरी सांस लेने की आवाज आई। कुछ पलों की खामोशी के बाद मदन का स्वर कानों में पड़ा। तुम कहाँ हो? तुम्हारे बंगले पर। मेरे बंगले पर? मदन अजीब से स्वर में उधर से बोला। तुम मेरे बंगले पर हो? सुनीता, मेरे पास बंधक है यहाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सुनीता को जिंदा चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। श्रेया को लेकर यहाँ आ जाओ, नहीं तो 2 घंटे बाद तुम्हें यहाँ सुनीता की लाश मिलेगी। रिवॉल्वर की झलक तो मैंने तुम्हें कल शाम ही दिखा दी थी। तुम पागल हो जो? तुमने मुझे 4 दिन का वक्त दिया था, और मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। तुम्हारे बंगले पर हूँ। श्रेया के साथ 2 घंटे में पहुंचोगे तो अपनी पत्नी को जिंदा पाओगे। बाद में आओगे तो फिर कभी सुनीता से बात नहीं कर पाओगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सुनीता के पास आकर बोला, चाचा को समझाने की चेष्टा की है। अगर बात उनकी समझ में आ जाए तो हो सकता है वो अभी यहाँ आ जाए। श्रेया को भी साथ ला रहे हैं? पता नहीं। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। कुछ ही देर में नौकर चाय ले आया। साथ में खाने पीने का सामान भी था। वो चाय पीने लगे। देवराज चौहान सुनीता से थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर रहा था। जगमोहन अभी तक कुछ नहीं बोला था। वक्त बीतने लगा। 1 घंटा बीत गया। तुम्हारे चाचा आए नहीं अभी तक, सुनीता बोली। कह रहे थे 2 घंटे लग जाएंगे आने में। 10 मिनट और बीते कि दरबान के साथ 3 पुलिस वाले हॉल में प्रवेश करते नजर आए। देवराज चांद और जगमोहन पुलिस वालों को देखते ही सतर्क हो गए। मेम साहब, दरबान आगे आता हुआ बोला। मैंने इन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की। मैंने कहा भीतर खबर करता हूं, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगे भीतर गड़बड़ है, हमें खबर मिली है। ये जबरदस्ती भीतर आ गए। देवराज चांद और जगमोहन की नजरें मिली। देवराज चांद समझ गया फौरन कि ये मदन ने ही पुलिस को खबर की है कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है। सुनीता खड़ी हो गई और उलझन भरी नजरों से पुलिस वालों को देखा। क्या बात है? सुनीता ने पूछा। आप लोग इस तरह भीतर कैसे आ गए? आप ठीक है मैडम? उनमें से एक सब इंस्पेक्टर था, उसने पूछा। हाँ। क्यों? सुनीता ने उसे देखा। आपके पति मदन साहब ने खबर दी कि उनके भतीजे ने बंगले पर आपको बंधक बना रखा है। कहने के साथ ही सूरज सब इंस्पेक्टर की निगाह देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ उठी। सूरज कौन है? मैं हूं, देवराज चौहान ने कहा।
इसका मतलब खबर सही है कि तुमने मैडम को बंधक बना रखा है? सब इंस्पेक्टर सख्त स्वर में बोला। ये गलत है इंस्पेक्टर साहब, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मदन साहब आपके साथ नहीं आए? जगमोहन ने पूछा। उन्होंने फोन पर इस बात की खबर करी पुलिस स्टेशन को उन्होंने इस बात की खबर फोन पर पुलिस स्टेशन को दी। तो क्या चल रहा है यहाँ? क्यों मैडम? सुनीता हैरान सी दिखी। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज तो मेरे बेटे जैसा है, ये मुझे बंधक क्यों बनाएगा? सुनीता बोली। आपका मतलब कि आपके पति ने गलत कहा कि इसने आपको बंधक बना रखा है? उनका दिमाग खराब हो गया जो उन्होंने ऐसा कहा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनीता ने हाथ हिलाया। आप जाइए यहां से। पक्का मैडम, सब ठीक है? सब ठीक है, सब इंस्पेक्टर ने देवराज चौहान को देखकर कहा। आपका नाम सूरज है? हाँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं देख रखा है पहले भी? देवराज चौहान और जगमोहन मन ही मन सतर्क हो गए। दिखावे के तौर पर देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला, हो सकता है राह चलते कहीं देखा हो। हम पुलिस वाले हैं, राह चलते का चेहरा याद नहीं रखते। हमें वही याद रहते हैं जो अपराधी होते हैं। तुमने कोई अपराध किया था कभी? इंस्पेक्टर, सुनीता तेज स्वर में कह उठी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सूरज साहब मशहूर डायमंड व्यापारी शिवचंद के बेटे हैं। सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, फिर बोला, पर इन साहब को मैंने कहीं देखा है। आज के बाद आप आज के बाद आप ये बात नहीं कहेंगे, जगमोहन ने कहा। क्यों? क्योंकि अब तो आपने सूरज को अच्छी तरह देख लिया है। जगमोहन शांत दिखा। आप कौन है? मैं सूरज का दोस्त हूं। क्या मुझे भी आपने कहीं देखा है पहले? सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और पास खड़े हवलदार और सिपाही से कहा, चलो। वो दोनों पलटकर चल दिए। सब ठीक है ना मैडम? सब इंस्पेक्टर ने सुनीता से फिर पूछा। हाँ हाँ ठीक है, आप शक क्यों कर रहे हैं? फिर भी सावधानी के तौर पर हम तब तक बाहर गेट पर मौजूद रहेंगे जब तक सूरज साहब चले नहीं जाते। ये क्या मतलब हुआ? आप इस तरह मेरे बंगले के गेट पर खड़े नहीं रह सकते। सावधानी के तौर पर आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। मदन साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। उनका काम करके मुझे खुशी होगी। अगर आप चाहती हैं कि पुलिस वाले बाहर ना रहें तो इन्हें यहां से जल्दी रुखसत कर दें। ये क्या मतलब हुआ? तब तक इन सब इंस्पेक्टर पलटकर बाहर निकलता चला गया। उसके साथ दरबान भी चला गया। चंद पल के लिए वहां खामोशी से आ ठहरी। चाची, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, देख लिया चाचा का क्या खेल खेल रहे हैं? उनका तो दिमाग चल गया लगता है। ऐसी गलत बात वो कैसे कह सकते हैं? मुझे कहा कि वो श्रेया को लेकर आ रहे हैं, पर उन्होंने पुलिस भेज दी। मैं तुम्हारे चाचा से आज ही बात करूंगी कि श्रेया को छोड़ दे। बंगले के बारे में बंगले के बारे में भी कोई बात ना करें। हमें किसी चीज की कमी है? बहुत पैसा है और एक ही औलाद है। फिर ये सब काम किस लिए? सुनीता ने गंभीर स्वर में कहा, सारा बिजनेस भी चाचा ने हेरा फेरी करके हड़प लिया। ये बातें तो तुम लोग ही जानो, मैं इस तरफ कभी ध्यान नहीं देती। पर तेरे चाचा से आज बात जरूर करूंगी। पापा ने वॉल्ट में चाचा के केबिन में काफी बड़ी दौलत रखवाई थी, और पापा की मौत के बाद चाचा कहने लगे कि उनके पास पापा का एक पैसा नहीं है, जबकि पापा ने मुझे सब कुछ बता रखा था। तुम्हारे चाचा मेरी नहीं सुनते। मैं चाचा ने कौन से वॉल्ट में केबिन ले रखा है? लक्ष्मी चंद प्राइवेट वॉल्ट में, वो दादर इलाके में पड़ता है। सुनीता ने सामान्य स्वर में कहा। केबिन नंबर क्या है? जगमोहन ने तुरंत देवराज चांद को देखा। नंबर नहीं मालूम, एक बार बताया था, भूल गई, पर शायद डायरी में लिखा था। मुझे केबिन नंबर बताओ, देवराज चांद ने कहा। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सुनीता एकाएक सुनीता ने एकाएक पूछा। पापा ने मुझे बता रखा था, लेकिन अब मुझे भी याद नहीं आ रहा। तुम डायरी देखकर बताओ चाची। देवराज चांद बोला। लेकिन तुम केबिन नंबर क्यों जानना चाहते? चाची, उसमें मेरी दौलत रखी है। वो मुझे बेशक ना मिले, पर केबिन नंबर तो जानने का हक रखता हूँ। देखती हूँ डायरी में। इसके साथ ही सुनीता उठी और वहां से चली गई। देवराज चांद के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम क्या करने की सोच रहे हो?
जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। इस वक्त तुम जो सोच रहे हो वही सही है। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। तो तुम वॉल्ट में डकैती करोगे? हाँ। हमें क्या जरूरत है डकैती करने की? मैं मदन को खाली कर दूंगा। सारा पैसा सूरज के पास जाएगा। वो पैसा मदन का है ही नहीं। उसने बिजनेस भी हड़प लिया है। मदन जैसे इंसान को झटका देना जरूरी है, लेकिन मदन खुराफाती इंसान है। यहां आने की अपेक्षा उसने पुलिस भेज दी। मान लो अगर हम सच में चाची को बंधक बना रखा होता हमने, तो उस स्थिति में पुलिस के साथ हमारा झगड़ा हो जाता या हम में से कोई पकड़ा भी जाता। वो आसानी से मानने वाला नहीं है। वो हमसे खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे खेल दिखा देते हम। पर इस वक्त तो मामला श्रेया की तलाश तुम करोगे, मदन पर नजर रखोगे। वो जरूर श्रेया के पास जाएगा। अपनी सहायता के लिए सोहनलाल को बुला लो। मदन घिसा हुआ अपराधी नहीं है जो श्रेया की हवा भी हमें न लगने दे। एक दो दिन में एक दो दिन में श्रेया हमें मिल जाएगी। और तुम डकैती की तैयारी करोगे? जगमोहन गंभीर दिखा। हाँ, लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट की छानबीन करूंगा कि कैसे काम को अंजाम दिया जाए। लेकिन वॉल्ट के केबिन में रखी सारी दौलत तो सूरज की नहीं है। उसमें मदन की दौलत भी रखी होगी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। हम सारी दौलत सूरज को क्यों दें? जगमोहन ने कहा। नोरा ने बताया था कि वॉल्ट में शिवचंद ने करीब 50 करोड़ की दौलत रखी थी। देवराज चांद बोला। तो 50 करोड़ उनके, बाकी हमारे। इस सिरदर्दी का कुछ फायदा हमें भी तो मिलना चाहिए। ये बातें बाद की। तुम सोहनलाल के साथ मदन पर नजर रखो। हमें श्रेया की वापसी हर हाल में चाहिए। मदन श्रेया से मिलने जाता रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। श्रेया तक पहुंचना हमारे लिए ज्यादा कठिन नहीं है। तभी सुनीता वहां आ गई। सूरज बेटा, वॉल्ट में केबिन नंबर 112 तुम्हारे चाचा का है, सुनीता ने बताया। 112? देवराज चौहान ने दोहराया। हाँ, लक्ष्मी चंद प्राइवेट वॉल्ट में। सुनीता ने सिर हिलाया, फिर बोली, बैठो, खाना खाकर जाना। नहीं, मुझे और भी काम है चाची, फिर आऊंगा। आज तुम्हारे चाचा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि वो कोई गलत काम ना करें। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर आ गए। गेट पर दरबान के अलावा तीनों पुलिस वाले और उनकी दो मोटरसाइकिलें खड़ी थी। उनके पास पहुंचते ही सब इंस्पेक्टर देवराज चांद से कह उठा, मैं अभी तक यही सोच रहा हूं कि तुम्हें कहां देखा है। सोचते रहो, कहकर देवराज चांद आगे बढ़ने को हुआ। रुको रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, सब इंस्पेक्टर कह उठा। देवराज चांद ने ठिठक कर सब इंस्पेक्टर को देखा। जगमोहन सतर्क हो चुका था। मैंने पहले भी कहा है कि हम पुलिस वाले खामखा किसी को याद नहीं रखते। कोई बात तो होगी जो तुम जाने से लग रहे हो। मैं तुम्हारी परेशानी को हल नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। या करना नहीं चाहते? क्या मतलब? तुमने कोई क्राइम किया हो पर इस वक्त बता नहीं रहे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। देवराज चौहान ने उसकी छाती पर लगी नाम की पट्टी देखी। वो अशोक मावेलकर था। सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर। सच में तुम्हारा नाम सूरज है? हाँ। इजाजत हो तो जाऊं? तुम्हारे पास सूरज के नाम का कोई पहचान पत्र या लाइसेंस, ऐसा कुछ भी जेब में है? इस वक्त तो नहीं है। जरूरत हो तो मेरे बंगले पर चलो, सब दिखा देता हूं। जाने क्यों, सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर सिर हिलाकर बोला। तुम्हें देखकर मुझे एक ऐसी देखी तस्वीर याद आने लगती है जो 2 साल पहले देखी थी। वो तस्वीर डकैती मास्टर देवराज चौहान की थी। देवराज चौहान के सिर को तीव्र झटका लगा। जगमोहन के शरीर में तनाव भरता चला गया। मुझे लगता है जैसे तस्वीर का चेहरा तुमसे मिलता हो। तुम्हारा मतलब कि मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान हूं? देवराज चौहान मुस्कुराया। नाम सुना है देवराज चौहान का? हाँ।
सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान को देखता रहा। कुछ समझ में नहीं आता। सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर बोला, तुम मदन साहब के भतीजे हो। उनकी पत्नी ने भी इस बात को स्वीकारा है। ऐसे में तुम डकैती मास्टर तो हो नहीं सकते। तुम इतने हौसलेमंद लगते भी नहीं। देवराज चौहान दरबान की तरफ पलटकर बोला, इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि मैं कौन हूं। आप मालिक के भतीजे सूरज साहब हैं। दरबान ने तुरंत कहा। मैं कितनी बार यहां आया हूं? कई बार साहब जी। देवराज चौहान सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर को देखकर बोला, सुना तुमने? कोई और शंका बाकी हो तो मेरे बंगले पर आ जाना। कहकर देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ गया। जगमोहन साथ था। दोनों कार में बैठे और कार आगे बढ़ गई। मदन ने तो हमें मुसीबत में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बुरे बचे। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अगर मैं कुछ देर और उसके पास रुकता तो उसका शक जरूर यकीन में बदल जाता कि मैं ही देवराज चौहान हूं। ये सब इंस्पेक्टर खतरा बनकर फिर सामने आ सकता है। क्या पता बंगले पर आ जाए। जगमोहन ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सूरज हूं। यह साबित करने के लिए बंगले पर बहुत सामान होगा। मेरा दिल अभी भी रफ्तार से दौड़ रहा है। कार को किनारे पर रोक दो। देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने कार को सड़क के किनारे पर रोककर देवराज चौहान को देखा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हें क्या करना है। देवराज चौहान बोला। मदन की निगरानी? हाँ। सोहनलाल को बुला लो। सारा मामला उसे समझा देना। बारी बारी दिन रात मदन पर नजर रखनी है। वो जहां भी जाए तुम्हें और सोहनलाल को पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हमारी जरूरत श्रेया है। मदन श्रेया के पास भी जरूर जाएगा। मदन कच्चा खिलाड़ी है। वो नहीं समझ पाएगा कि उस पर नजर रखी जा रही है। फिर भी तुम दोनों ने सावधानी से उन पर नजर रखनी है। वो जहां जाए तुम लोगों ने भीतर नहीं जाना है। मुझे खबर करनी है। और तुम वॉल्ट के बारे में जानकारी हासिल करोगे? हाँ। देवराज चौहान गंभीर दिख रहा था। सोच लो, वॉल्ट में डकैती से मामला बड़ा हो जाएगा। जगमोहन ने कहा। मैं मदन को सबक सिखाना चाहता हूं। उसने खुद आने की अपेक्षा पुलिस भेज दी। ज्यादा होशियार बनता है वो। अब इसका नतीजा तो उसे भुगतना ही होगा। वॉल्ट के केबिन में 112 नंबर केबिन में मौजूद 50 करोड़ की दौलत सूरज की है, जो कि उसने दबा ली है। अब यह दौलत उसके हाथ से जाएगी। 50 करोड़ से ऊपर की दौलत हम इस मामले की मेहनत समझकर रख लेंगे। तब जाकर मदन के होश उड़ेंगे। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बोला, वापस मदन के बंगले पर जाओ। पुलिस वाले चले गए होंगे। तुम दूर रहकर बंगले पर नजर रखो और मदन के आने का इंतजार करो। जब वो नजर में आए तो उसके बाद वो नजरों में ही रहे। सोहनलाल से फोन पर बात कर लेना। जगमोहन ने सिर हिलाया और कार को आगे बढ़ा दिया। देवराज चौहान दादर जाने के लिए टैक्सी के वास्ते नजरें सड़क पर दौड़ाने लगा। तभी फोन बज उठा। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ मदन था। कहो। तुम्हारी प्लानिंग तो फेल हो गई भतीजे। दूसरी तरफ से मदन का हंसी भरा स्वर सुनाई दिया। तुमने पुलिस को वहां भेजकर बहुत गलत किया। मैं देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया था। मुझे अफसोस है कि पुलिस वाले तुम्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ सके। सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर ने फोन पर मुझे बताया कि सुनीता ने कहा तुमने उसे बंधक नहीं बनाया। ऐसा कैसे हुआ? तुम तो कह रहे थे सुनीता तुम्हारे पास बंधक है। वो बंधक नहीं थी। तुमने चालाकी से काम लिया। सोचा कि मैं डर कर श्रेया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे सामने तो दूध पीचा पीता बच्चा है सूरज। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। चुपचाप बंगला मेरे हवाले कर दे। इतना ज्यादा हजम नहीं कर पाएगा मदन। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। तुम दो तो हजम मैं कर लूंगा। श्रेया जिंदा चाहिए कि नहीं? उसे कुछ हुआ तो मैं तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा। देवराज चौहान गुर्राया। मैं जानता हूं तुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। तभी तो आज वो मेरे पास है। मैं ये भी जानता हूं कि 4 दिन तो तू हाथ पांव मारकर थक कर बंगला मेरे नाम कर ही देगा। याद रखना, 4 दिन का वक्त दिया है तुझे। आज पहला दिन बीत जाएगा। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। श्रेया तो हर वक्त भैया भैया कहती रहती है। तेरे को उसकी याद नहीं आती क्या? देवराज चौहान के दांत भिज गए।
4 दिन में तूने मेरे हक में फैसला नहीं किया तो 5वें दिन श्रेया तुझे मिल जाएगी, लेकिन वो जिंदा नहीं होगी। तू मेरे हाथों से मरेगा। देवराज चौहान गुर्रा उठा। उधर से मदन हंसकर रह गया, फिर बोला, तेरी चाची ने बताया कि तू वॉल्ट का लॉकर नंबर पूछ रहा था। क्यों पूछा? क्या करेगा जानकर? वो तो मेरे नाम है और वहां तगड़ी सिक्योरिटी है। कहीं मेरा माल चोरी करने का इरादा तो नहीं? मदन की आवाज में कड़वापन था। तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप बंगला मेरे हवाले कर दे, नहीं तो श्रेया। दादर का लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट है ना? देवराज चौहान के स्वर में गजब का तीखापन था। हाँ, तुम क्या? उसमें 112 नंबर केबिन तुम्हारा है, ठीक है? सही कहा भतीजे। उधर से मदन ठहाका लगा उठा। सूरज के पिता शिवचंद की 50 करोड़ की दौलत उसमें रखी थी तुमने। चल ऐसा ही सही, बड़े भैया की दौलत उसमें है। बोल, क्या करेगा तू? तू क्या? वक्त का इंतजार कर। श्रेया की चिंता कर, वरना 4 दिन बाद। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। आंखों में दरिंदगी मचल रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान दादर पहुंचा। दादर में लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट ढूंढने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। सड़क के किनारे इमारतों की कतार नजर आ रही थी। वॉल्ट की इमारत उन्हीं के बीच में से एक थी, जो कि अन्य इमारतों से बड़ी नजर आ रही थी। उसका माथा अन्य इमारतों से डबल भी ज्यादा था। वो 2 मंजिला इमारत थी और पुरानी बनी दिख रही थी, परंतु उसकी पर्याप्त देखरेख की जाती थी, जिसकी वजह से वो नई जैसी दिख रही थी। यूं भी वो प्राइवेट वॉल्ट की इमारत थी, तो यकीनन उसमें कई खास गुण होंगे जिन्हें कि आम आदमी नहीं समझ सकता था। इमारत की पहली मंजिल के माथे पर लक्ष्मी चंद प्राइवेट वॉल्ट का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। बाहरी दीवारें 12 फीट ऊंची थी। दीवारों के ऊपर कांटेदार तारें भी लगी थी, जो कि छल्ले की तरह गोल गोल दीवार की मुंडेर पर टिकी हुई थी। उन्हें पार कर पाना असंभव सा काम था। दीवार के बीच लगा बाहरी गेट लोहे की सलाखों वाला मजबूत गेट था, जिसकी ऊंचाई दीवार के बराबर की थी। गेट की चौड़ाई 15 फीट थी। बाईं तरफ वाले पल्ले में छोटा विकेट गेट था, गेट खोले बिना अंदर बाहर आने जाने के लिए। गेट के बाहरी तरफ गनमैन खड़ा था। भीतर की तरफ 2 गनमैन टहलते नजर आ रहे थे। एक गनमैन की झलक देवराज चौहान को वॉल्ट की इमारत की छत पर भी मिली। वॉल्ट है तो इसकी सुरक्षा के प्रबंध भी तगड़े होंगे, देवराज चौहान जानता था। वॉल्ट के दाएं बाएं इमारतें थी। देवराज चौहान जानना चाहता था कि वॉल्ट के पीछे की तरफ क्या है। उसने कार को कुछ दूर पार्क किया और लंबा चक्कर काटकर वॉल्ट के पीछे की तरफ पहुंचा। पीछे भी सटी हुई इमारतें थी। वॉल्ट के पीछे वाली इमारत में फ्लैट बने हुए थे, उसमें लोग रह रहे थे। बाहरी गेट पर चौकीदार था, जो कि अपने काम के प्रति पूरी तरह लापरवाह दिखा। देवराज चौहान फ्लैटों वाली इमारत के भीतर प्रवेश कर गया। नीचे पार्किंग बनी थी, कुछ कारें खड़ी थी। वहां पीछे की तरफ पहुंचा, जहां लक्ष्मीचंद वॉल्ट की इमारत की पीठ थी, परंतु वहां सिर्फ दीवार ही दिखी जो ऊपर तक उठी हुई थी। यानी कि वॉल्ट की इमारत पीछे से पूरी तरह बंद थी। वहां से निकलकर देवराज चौहान लंबा चक्कर काटकर पुनः इमारत के सामने पहुंचा। अब तक उसे इतना महसूस हो गया था कि वॉल्ट की इमारत 500 गज की जगह में बनी हुई है। 500 गज में बना वॉल्ट छोटा वॉल्ट माना जाता है, और छोटी जगह पर सुरक्षा का प्रबंध खुद ब खुद ही मजबूत होते चले जाएगा। देवराज चौहान ने वॉल्ट की इमारत को दाएं बाएं जांचने की चेष्टा की। उसे लगा कि इमारत के दाएं बाएं भी ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं। दाएं बाएं भी ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं, यानी कि इमारत पीछे और दाएं बाएं से पूरी तरह बंद थी। वॉल्ट में जाने और आने का रास्ता सिर्फ सामने की तरफ से था। ये सब बातें सुरक्षा के लिहाज से मजबूती पैदा करती थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली और दूर खड़ा सोच भरी नजरों से वॉल्ट की इमारत को देखने लगा। मन में सिर्फ एक ही बात उठ रही थी कि मदन का 112 नंबर केबिन दूसरी वॉल्ट में है। उसने केबिन में रखी दौलत को पाने के- उस केबिन में रखी दौलत को पाने के लिए भीतर कैसे पहुंचा जाए? रास्ता बने तो कैसे बने? सबसे पहले वॉल्ट की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी था। देवराज चौहान दिमाग को दौड़ा रहा था कि फोन बजने लगा। दूसरी तरफ नोरा थी। हेलो।
देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। तुम कहाँ हो? नोरा के स्वर में बेचैनी के भाव थे। कुछ नया हुआ क्या? देवराज चौहान ने पूछा। नया? नहीं, मैं श्रेया के बारे में चिंतित हूं। इतनी देर से तुम गए हो, तुम्हारा फोन भी नहीं आया। श्रेया की चिंता मत करो, वो वापस मिल जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? श्रेया को ढूंढ रहा हूं। श्रेया को ढूंढ रहे हो? क्या इस तरह तुम श्रेया को ढूंढ लोगे? नहीं, ये ढंग ठीक नहीं है। जब मैं तैयार हूं मदन को बंगला दे दो जब मैं तैयार हूं कि मदन को बंगला दे दो, तो तुम्हें क्या एतराज है? अभी सूरज का भी फोन आया था। कब? देवराज चौहान के होठों से निकला। अभी 10 मिनट पहले। सूरज भी चाहता है बंगला मदन को देकर श्रेया को वापस ले लें। तुम और सूरज घबराए हुए हो, जल्दी में गलत फैसला ले रहे हो। मुझे श्रेया वापस मदन ने 4 दिन का वक्त दिया है। तब तक मैं श्रेया को वापस नहीं ला सका तो जैसा तुम और सूरज चाहते हो वैसा ही करूंगा, परंतु ये 4 दिन वक्त मुझे दे दो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम वक्त खराब कर रहे हो। मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा, जो भी बात करनी हो तब करना, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कुछ देर वहीं खड़ा फिर वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगा। 2 मिनट में ही वो वॉल्ट के गेट पर था। गेट के बाहर गनमैन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। भीतर जाना है, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। क्यों? गनमैन ने पूछा। केबिन किराए पर लेना है। गनमैन ने देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा, फिर गेट के भीतर मौजूद गनमैनों से बोला, सर ने वॉल्ट का केबिन लेना है, भेज दो भीतर। भीतरी गनमैन ने कहा और विकेट गेट के पास आ खड़ा हुआ। जाइए। गनमैन ने विकेट गेट खोला। देवराज चौहान झुकते हुए भीतर प्रवेश कर गया। भीतर 2 गनमैन थे। एक मुस्तैदी से खड़ा रहा, जबकि दूसरा देवराज चौहान से बोला, आप मेरे साथ आइए। देवराज चौहान उसके साथ बढ़ गया। 15 कदमों की दूरी पर एक जगह रिसेप्शन का छोटा सा बोर्ड लगा दिख रहा। गनमैन देवराज चौहान को रिसेप्शन रूम में ले गया। भीतर 2 व्यक्ति मौजूद थे, टेबलों के पीछे कुर्सियों पर बैठे थे। गनमैन ने उन्हें बताया कि ये सर वॉल्ट वॉल्ट में केबिन किराए पर लेना चाहते हैं, कहकर वो वापस चला गया। दोनों व्यक्तियों में से एक 40 का था, दूसरा 50 का लग रहा था। बैठिए सर, 50 बरस के व्यक्ति ने कहा। मेरा नाम दीपक महावत है, मैं वॉल्ट का मैनेजर हूँ। थैंक्स, देवराज चौहान ने कहा। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। देवराज चौहान बैठ गया। 40 बरस वाला व्यक्ति शांत नजरों से देवराज चौहान को देख रहा था। तो आप वॉल्ट का केबिन किराए पर लेना चाहते हैं? दीपक महावत बोला। वैसे तो हमारा वॉल्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे केबिन लॉकर सब फुल रहते हैं, परंतु इस वक्त 2 केबिन खाली हैं, पिछले ही महीने खाली हुए हैं। मुझे यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, देवराज चौहान ने कहा। सिक्योरिटी? वॉल्ट की सुरक्षा के लिए कम लोग हैं यहाँ, 3 गेट पर हैं, इसके अलावा कोई नहीं दिखा। सिक्योरिटी की चिंता आप मत कीजिए, देवराज दीपक महावत मुस्कुराया। वो हमारा काम, मुझे क्यों नहीं चिंता होगी? मैं केबिन में कीमती माल रखने वाला हूँ, ऐसे में मैं वहीं पर अपना सामान रखूंगा जहां मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मिलेगी। मदन ने मुझे कहा कि ये जगह सुरक्षित है। कौन मदन? डायमंड हाउस वाले मदन, वो मेरा दोस्त है। ओह मदन साहब, दीपक महावत ने सिर हिलाया। उन्होंने आपको भेजा है? वो हमारे पुराने कस्टमर है। लेकिन यहाँ केबिन लेने से पहले मैं सुरक्षा के मामले में अपनी तसल्ली चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मैं आपका कोई आईडी प्रूफ देख सकता हूँ, जैसे कि वोटर आईडी या लाइसेंस या आधार कार्ड? क्यों नहीं, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सुरेंद्र पाल के नाम वाला लाइसेंस निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। दीपक महावत ने लाइसेंस को चेक किया, फिर 40 वर्ष के व्यक्ति की तरफ सरका दिया। दूसरे व्यक्ति ने भी गौर से लाइसेंस को देखा। देवराज चौहान शांत बैठा रहा। उसने लाइसेंस देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दिया। देवराज चौहान ने लाइसेंस वापस जेब में डाला। आप क्या काम करते हैं? दीपक महावत ने पूछा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं यहाँ केबिन किराए पर लेने आया हूँ, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता। आप अपनी जगह सही हैं सुरेंद्र पाल जी,
लेकिन हमें भी इस बात की तसल्ली करनी होती है कि हम जिसे केबिन किराए पर दे रहे हैं, वो व्यक्ति ठीक है कि नहीं। वैसे आपने मदन जी का नाम लिया है, यही हमारे लिए बहुत है। मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था कि जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, मैं केबिन नहीं लूँगा। आपको मदन जी ने नहीं बताया कि लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट हर तरफ से सुरक्षित वॉल्ट है? मदन ने ऐसा कुछ कहा था, परंतु मैं अप अपनी तसल्ली आपसे चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। दीपक महावत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को देखकर कहा, सावंत, तुम सुरेंद्र पाल जी को समझा दो। चंद पल चुप रहकर सावंत नाम का व्यक्ति बोला, मैं यहाँ का सिक्योरिटी चीफ सावंत हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। देवराज चौहान ने उससे हाथ मिलाया। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वॉल्ट के मालिक भी सुरक्षा व्यवस्था की इजाजत के बिना भीतर नहीं जा सकते। आप गेट के बाहर थे और हमें आपके आने की खबर मिल गई। यहीं बैठे बैठे हमने आपका चेहरा भी देख लिया था। गेट पर हुई बातचीत हमने सुन ली थी। अच्छा, वो कैसे? ये हम नहीं बता सकते। यही तो हमारी सिक्योरिटी है। गेट से आप वहां तक आए तो आपको कोई भी नहीं दिखा, यही कह रहे थे ना आप? लेकिन 10 से ज्यादा लोगों की नजरें आप पर थी। उन सबके हाथों में हथियार थे। आप कोई भी गलत हरकत करते तो आप बचते नहीं। अब ये मत पूछिएगा कि वो आदमी कहां पर थे। आपको तो दिखे नहीं। इन बातों को गुप्त रखना हमारी सुरक्षा का हिस्सा है। दिन में इस वॉल्ट की छत पर एक गनमैन मौजूद रहता है, नीचे और आसपास रहता है। जबकि रात होने पर छत पर 3 गनमैन होते हैं और 6 गनमैन नीचे भी नजर आने लगते हैं। वॉल्ट की इमारत 3 तरफ से बंद है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत सिर्फ सामने से है। सामने की तरफ 20 कैमरे लगे हैं, जिन्हें कि वॉल्ट के भीतर से 3 आदमी चौबीसों घंटे वॉच करते हैं। हमारी सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम वॉल्ट के भीतर है, और कंट्रोल रूम के भीतर मौजूद लोग भी वॉल्ट के उस हिस्से की तरफ नहीं जा सकते जहां केबिन है और लॉकर्स हैं। वहां सिर्फ कस्टमर ही जा सकता है। मिस्टर दीपक कस्टमर को खुद भीतर लेकर जाते हैं और एक खास जगह पर कस्टमर के वापस आने का इंतजार करते हैं। जब कस्टमर स्ट्रांग रूम से बाहर आता है तो दीपक साहब उसे लेकर बाहर आते हैं। स्ट्रांग रूम को, केबिन या लॉकर को खोलना संभव नहीं है अगर कोई भीतर घुस भी जाए तो। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने यहाँ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए हैं कि हमें पूरी तसल्ली है कि वॉल्ट सुरक्षित है। वॉल्ट के भीतर कोई भी चोरी से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लॉक्स को आवाज कंट्रोल करती है। वो कैसे? देवराज चौहान ने कहा। भीतर जाने और स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कॉम्बिनेशन नंबर की जरूरत होती है। मिस्टर दीपक महावत की आवाज की जरूरत पड़ती है। आवाज ही लॉक खोलती है। अब यह भी नहीं कि कोई दीपक साहब की आवाज निकालकर लॉक खोल ले। आवाज को पकड़ने वाला सिस्टम इतना चतुर है कि वे धोखा नहीं खा सकता। और रात को लॉकर बंद करते वक्त दीपक साहब हर रोज सिस्टम में नए शब्द रिकॉर्ड कर जाते हैं, जो किसी को नहीं पता होते। यानी कि अगले दिन वॉल्ट में जाने के लिए दीपक साहब वही शब्द दोहराते हैं तो वॉल्ट का लॉक खुलता है। स्ट्रांग रूम का दरवाजा ऐसे मेटल से बना है कि उसे तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। सावंत की एकटक नजर देवराज चौहान पर थी। इसके अलावा सुरक्षा के और भी कई ढंग हैं जो आपको नहीं बता सकता। 2 बार इस वॉल्ट को लूटने की चेष्टा हुई, परंतु वो लोग भीतर भी प्रवेश नहीं कर सके। हमारा वॉल्ट छोटा जरूर है, परंतु इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि हम ही समझ सकते हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आपको अपनी दौलत या महत्वपूर्ण चीजों की चिंता है, जबकि हमें सब कस्टमर्स की दौलत या उनकी महत्वपूर्ण चीजों की चिंता है जो हमारे वॉल्ट में मौजूद है। हम कभी भी अपनी जिम्मेवारी के प्रति लापरवाह नहीं होते। मुझे विश्वास आ गया है कि यहाँ रखा मेरा सामान सुरक्षित रहेगा। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं सुरेंद्र पाल जी, दीपक महावत ने मुस्कुराकर कहा। अब तो भरोसा करना ही पड़ेगा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सुनकर। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। मदन ने सही कहा था कि यहाँ के वॉल्ट की सुरक्षा बहुत बेहतरीन है। मैं केबिन देख सकता हूँ, जो केबिन आप मुझे देंगे? केबिन दिखाने का नियम नहीं है, दीपक महावत मुस्कुराया। भीतर वही जा सकता है जिसने वॉल्ट में लॉकर केबिन किराए पर ले रखा है। यहाँ तक कि स्टाफ का व्यक्ति भी भीतर नहीं जा सकता। बिना काम के मैं भी भीतर नहीं जा सकता। समझ गया। जो नियम है वो तो नियम ही है, देवराज चौहान ने कहा। आप मुझे ये बताइए कि केबिन लेने के लिए मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी।
इसी हफ्ते मैंने बिजनेस के सिलसिले में चीन जाना है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले ये काम निपट जाए। केबिन में मैं अपनी महत्वपूर्ण चीजें रख जाऊं। दीपक महावत ने सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में बताया। देवराज चांद ने कहा कि 2 दिन के भीतर वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा। इसके बाद उठा और दोनों से हाथ मिलाकर लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट की इमारत से बाहर आ गया। शाम के 7 बज रहे थे। अगला दृश्य। जगमोहन और सोहनलाल मदन के बंगले के बाहर कुछ दूरी पर मौजूद थे। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। दोनों बंगले पर नजर रख रहे थे। उन्हें मदन के आने का इंतजार था, जबकि दोनों में से कोई भी मदन को पहचानता नहीं था। उन्होंने अंदाजे से ही मदन को पहचानना था। देवराज चौहान ने जगमोहन को मदन का हुलिया बता रखा था। सारा मामला जानकर सोहनलाल भी हैरान हुआ। ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि कोई एकदम देवराज चौहान जैसा है। वो कमीना कब आएगा? सोहनलाल ने पूछा। पता नहीं, हमारा असली काम तो कल सुबह से शुरू होगा। जब मदन बंगले से बाहर निकलेगा तब उसके पीछे लगकर देखना है कि वो कहाँ कहाँ जाता है। मेरे ख्याल में तो श्रेया के पास जरूर जाएगा। जगमोहन बोला। तो रात की निगरानी की क्या जरूरत है? सोहनलाल ने कहा। जरूरत है। क्या पता वो आधी रात को ही श्रेया की तरफ चल दे, जहां उसे रखा हुआ। तो रात में मैं बंगले पर नजर रखूंगा। सोहनलाल बोला। सुबह मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम्हें सुबह 7 बजे तक यहाँ आ जाना होगा। आ जाऊंगा। मेरा तो विचार है मदन को उठवा लिया जाए। सोहन ने कहा। ठुकाई होगी तो श्रेया के बारे में मुंह खोल देगा। देवराज चौहान ये काम खामोशी से करना चाहता है। उसने नजर रखने को कहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगा। जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए कि मदन बंगले पर आ पहुंचा है, मैं यहीं रहूंगा। उसे पहचानना भी तो है। वो 55 की उम्र के आसपास का है, लगभग। अंधेरा पूरी तरह से घिर गया था। वक्त आगे सरका। 8:45 जगमोहन का फोन बजा। देवराज चौहान का फोन था। कहाँ हो? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। मदन के बंगले के बाहर। सोहनलाल साथ है, जगमोहन ने बताया। मैं भी यहां आ गया हूं। तुम दोनों किस दिशा में हो? जगमोहन ने बताया वो किस तरफ है। अगले 5 मिनट बाद पैदल ही आता देवराज चौहान उनके पास आ पहुंचा। कैसे हो सोहनलाल? देवराज चौहान मुस्कुराया। बढ़िया। 2-3 महीने हो गए हमें मिले। सोहनलाल भी मुस्कुराया। मदन अभी तक बंगले पर नहीं आया? जगमोहन ने कहा। कोई और बंगले पर आया हो? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। ध्यान रहे, मदन का बेटा विजय भी बंगले पर आएगा। मेरे ख्याल में डायमंड हाउस नाम का शोरूम 9 बजे तक तो बंद हो जाता होगा। इस हिसाब से वो 10 बजे तक तो आ ही जाएगा। क्या मालूम बाप बेटा इकट्ठे ही आए। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मैंने सुना है सूरज हूबहू तुम जैसा है। सोनलाल कह उठा। सुना तो मैंने भी है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अभी तक तुम उसे देख नहीं पाए? नहीं, सिर्फ आवाज ही सुनी है। फोन पर उससे आज ही बात हुई। देवराज चौहान ने कहा। आवाज तुम जैसी है? सोनलाल ने पूछा। पूरी तरह। तुम तो मुझे हैरानी में डाल रहे हो। मैं कुछ भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। उसकी कद काठी, बोल चाल, हाव भाव, बात करने का अंदाज। तुम्हारी पीठ पर भी तिल है, जांग पर भी तिल है, तो उसके भी वहां तिल है। क्या ये संभव हो सकता है? लगता नहीं कि संभव है। देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि पूरी तरह नहीं। लेकिन तुम तो इस तरह काम कर रहे हो जैसे तुम्हें सूरज के होने का यकीन हो। कुछ बातें मुझे भी समझ में नहीं आ रही। संभव हो वास्तव में सूरज मेरे जैसा हो। क्या बातें? सोहनलाल गंभीर था। नोरा ने पहले ही दिन बंगले पर जाते ही तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले कर दी। कई बार मेरे इनकार करने पर भी उसने चाबियां मुझे दे दी कि वो ये बोझ संभालने को तैयार नहीं। तो उस तिजोरी में करीब 3 करोड़ की दौलत मौजूद थी। उसमें बंगले की फाइलें भी मौजूद थी। यानी कि मेरी, यानी कि सूरज की फाइल।
सूरज की तस्वीर उस फाइल में लगी थी। उन कागजों के हिसाब से बंगले का मालिक मैं हूं और बंगला 200 करोड़ का है। 200 करोड़? इतनी बड़ी दौलत कोई यूं ही किसी के हवाले नहीं कर सकता। नोरा इतना बड़ा धोखा तभी खा सकती है जबकि मेरे और सूरज में पूरी तरह समानता हो। बात सिर्फ नोरा की नहीं है, श्रेया और नीरज की भी है, बंगले के नौकरों की भी है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं सूरज नहीं हूं। सबने मुझे सूरज ही कहा, सूरज ही माना। मतलब कि तुम सूरज से पूरी तरह मिलते हो। यही बात तो परेशानी पैदा कर रही है कि मैं सूरज से पूरी तरह मिलता हूँ, जबकि इंसान बनाने वाली शय भी किसी इंसान की फोटोकॉपी नहीं बना सकती। बनाने पर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी। यही बात मुझे उलझन में डाल रही है। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं था? नहीं। होता भी तो वो मेरी फोटोकॉपी कभी नहीं हो सकता था। हम दोनों में फर्क जरूर रहता। क्या पता कोई करिश्मा हो गया हो, सूरज और तुम एक जैसे हो। जानकारी के मुताबिक सूरज मुंबई में ही रहा। ऐसा है तो उसके बारे में किसी के मुंह से सुना क्यों नहीं कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि अब तक सूरज हमारी नजरों से छिपा रहा हो। मालूम नहीं, हालातों पर भी कभी यकीन करने का दिल करता है तो कभी लगता है कि बीच में जरूर कुछ है। जगमोहन ने बताया कि तुम लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट में हाथ मारने की सोच रहे हो, मदन की दौलत पर। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत? मदन सूरज के परिवार को बहुत तंग कर रहा है, बिजनेस हड़प लिया है, वॉल्ट में रखा शिवचंद का पैसा हजम कर लिया और अब सूरज का बंगला हथियाने की फिराक में है। हर जगह उसकी बदमाशी नहीं चल सकती। वो नीचता पर उतर आया है। अपनी भतीजी श्रेया का अपहरण करके मुझ पर दबाव डाल रहा है कि बंगला बंगला उसके नाम कर दूं। सूरज 10 महीनों से घर से फरार है। नोरा, श्रेया, नीरज मदन का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं बीच में इत्तेफाक से ना आया होता तो मदन ने इस परिवार को बर्बाद कर देना था। श्रेया के अपहरण के बाद नोरा परेशान होकर कह रही है कि बंगला मदन को दे दूं और श्रेया को बचा लूं। आज सूरज का मुझे फोन आया। वो भी श्रेया के लिए तड़प रहा था। उसका कहना भी था कि मदन को बंगला दे दूं पर श्रेया को बचा लूं। और तुम बंगला मदन को दोगे नहीं? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। कभी नहीं। देवराज चौहान का स्वर दृढ़ था। आज मदन ने मेरे लिए पुलिस भेज दी, बड़ी मुश्किल से बचा। सब इंस्पेक्टर ने तो लगभग मुझे पहचान ही लिया था कि मैं देवराज चौहान हूं, पर ठीक से वो इस बात का यकीन नहीं कर पाया। तभी मैंने सोच लिया कि मदन को तगड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट में मदन का केबिन है, जिसमें उसने मोटी दौलत रखी हुई है। उसी में सूरज के पिता शिवचंद का पैसा है। अब मैं उस कैबिन में मौजूद पैसा हासिल करूंगा और सूरज को शिवचंद वाला 50 करोड़ लौटाऊंगा। बाकी पर मेरा हक होगा। यही मदन के लिए सबक होगा। तो वॉल्ट में डकैती करने का तुमने पक्का इरादा कर लिया है? जगमोहन बोला। पक्का। देवराज चांद ने सोहनलाल से कहा। इस काम में मुझे तुम्हारी जरूरत है सोहनलाल। इसका मतलब प्लान भी बना लिया है कि काम कैसे करना है? सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। कुछ कुछ। कब करना है काम? सोहनलाल ने पूछा। तैयारी कर रहा हूं, शायद 1 हफ्ते तक या 1-2 दिन पहले ही। कैसे होगा काम? जगमोहन ने पूछा। जब काम का वक्त आएगा तो बताऊंगा। सोहनलाल, तुम्हें परसों मेरे साथ वॉल्ट में चलना होगा। परसों? वॉल्ट में? कैसे? सोहनलाल ने देवराज चांद को देखा। क्या करना होगा वहां? वहां मैं केबिन किराए पर ले रहा हूं। तुम मेरे साथ चलोगे और केबिन के लॉक सिस्टम की जांच करोगे, क्योंकि मदन के केबिन का वैसा ही लॉक होगा, तुम्हें खोलना पड़ेगा। देवराज चांद ने कहा। मैं चलूंगा। सॉरी, सोहनलाल बोला। मैं चलूंगा, मुझे फोन कर देना। बातों के दौरान उनकी नजरें बराबर बंगले पर ही रही। सूरज तुम्हें कब मिलेगा? सोहनलाल ने पूछा। उसने कहा था कि श्रेया के मिल जाने के बाद वो मुझसे मुलाकात करेगा। 9 बजे एक कार मदन के बंगले के गेट के बाहर रुकी। कार की हेडलाइट की रोशनी में गेट पूरी तरह चमक उठा। देवराज चांद तेजी से उस तरफ बढ़ता चला गया। उधर चौकीदार गेट खोलने में लगा था। जब कार बंगले के भीतर जाने लगी तभी देवराज चांद पीछे से निकलकर आगे बढ़ता चला गया। इस बीच उसने कार के भीतर झांक लिया था।
कार को 25-26 बरस का लड़का चला रहा था। स्पष्ट था कि वो मदन का बेटा विजय था। देवराज चौहान कुछ देर बाद वापस दोनों के पास पहुंचा। मदन आया है? नहीं, उसका बेटा विजय था। मैं उसे पहचानता नहीं, पर वो विजय ही था। शोरूम बंद बंद करके आया होगा। इसका मतलब मदन शोरूम पर नहीं था। होता तो साथ ही आता, या फिर शोरूम से निकल वो वहां चला गया होगा जहां श्रेया को रखा है। आएगा तो अपने बंगले पर ही, सोहनलाल बोला। वो तीनों वहीं टिके बंगले पर नजर रखते मदन के आने का इंतजार करने लगे। ये भी हो सकता है कि मदन रात को वहीं रहे जहां उसने श्रेया को रखा है, जगमोहन कह उठा। सोहनलाल ने हामी भरी। यह भी संभव है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट सुलगा ली। इसी पल देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। तुम कहाँ हो? नोरा की आवाज कानों में पड़ी। अभी तक आए नहीं? मैं श्रेया को तलाश कर रहा। तुम क्यों वक्त खराब कर रहे हो? नोरा की परेशानी से भरी आवाज कानों में पड़ी। जब मैं बंगला देने को तैयार हूं, सूरज भी मदन को बंगला दे देना चाहता है, तो तुम्हें इस बात पर एतराज क्यों है? तुम क्यों? जो भी बात करनी हो मेरे आने पर करना, देवराज चांद ने कहा और फोन बंद कर दिया। नोरा का फोन था? हाँ। देवराज चांद गंभीर था। वो चाहती है कि मदन को बंगला दे दिया जाए। सूरज की फोटो कॉपी होने के नाते मैं उसके साइन की कॉपी करके ये काम आसानी से कर सकता हूँ। पर मदन को कुछ नहीं मिलेगा। जो उसके पास है वो भी वो हाथ से गवा देगा। मैं उसकी बदमाशी का जवाब उसे बदमाशी से ही दूंगा। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हो पाया है कि अनजाने में वो किससे टकरा गया है। देवराज चांद के स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। मैं तो कहता हूं मदन को उठवा लो, सोहनलाल बोला। कोई जरूरत नहीं। उसके बिना ही मैं मदन का बुरा हाल कर दूंगा। देवराज चांद का स्वर बेहद सख्त था। उसके बेटे को उठाकर श्रेया को वापस मांगा जा सकता है। ये बात की बात है। मेरे ख्याल में श्रेया को हम अपने ढंग से वापस पा लेंगे। बस हमें मदन पर नजर रखनी होगी। रात 11 बजे मदन कार पर बंगले पर आ पहुंचा। कार को ड्राइवर चला रहा था। देवराज चांद ने दूर से ही पीछे की सीट पर बैठे मदन को पहचाना। स्ट्रीट लाइट की रोशनी मदन के चेहरे पर पड़ रही थी। इस कार में मदन है, देवराज चांद बोला। कार को पहचान लो। अब ये सुबह बंगले से निकलेगा। कल बाप बेटा अपनी कार बदल भी सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि बाहर निकलती कार में कौन बैठा है। तुम दोनों ने यहाँ किस तरह नजर रखनी है तय कर लो। मुझे मदन के बारे में पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। वो कहाँ कहाँ जाता है। उन्हीं में से एक जगह श्रेया उन्हीं में से एक जगह पर श्रेया अवश्य होगी। अगला दृश्य। देवराज चांद जब पैडर रोड के बंगले पर पहुंचा तो रात के 12 से ऊपर का वक्त हो रहा था। बंगले के भीतर बाबू मिला। वो जाग रहा था। मालिक, खाना लगा दूं? बाबू ने पूछा। अभी नहीं। तुम सोए नहीं? देवराज चांद बोला। खाना देना है आपको। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा और बेडरूम में पहुंचा। नोरा जाग रही थी, कुर्सी पर बैठी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? नोरा ने पूछा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसके साथ ही देवराज चांद कपड़े बदलने लगा। नोरा कुर्सी से उठी और वार्डरोब खोलती कह उठी। तुम सीधी तरह मदन को बंगला क्यों नहीं दे देते? कितनी बार कह चुका हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करना मेरी आदत में शामिल नहीं है। नोरा ने नाइट सूट निकालकर देवराज चौहान को दिया। देवराज चौहान नाइट सूट पहनने लगा। ऐसा करने में तुम्हारा क्या जाता है? सूरज भी यही चाहता है कि ऐसा ही करना है तो सूरज से कहो आकर खुद ये काम कर ले। मैं जो भी करूंगा अपने ढंग से करूंगा। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें अभी तक नहीं समझ पाई कि मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम लोगों की परेशानियां हल कर सकता हूं, यही काफी है, देवराज चौहान ने कहा। बाबू अभी तक जाग रहा है कि मुझे खाना खिला सके। मैं उसे फुर्सत कर देना चाहता हूँ खाना खाकर। मैंने भी खाना है। तुमने? तुम्हारे इंतजार में मैंने भी नहीं खाया। मेरे इंतजार में तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। आगे से तुम खा लिया। हम में जो चल रहा है वो नौकरों को तो पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम्हारे आने पर ही मुझे खाना
खाना चाहिए। बाबू से कहो खाना लगा दो। नोरा ने इंटरकॉम पर बाबू को खाना लगाने को कहा। मुझे बताओ कि आज तुमने क्या किया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मुझे श्रेया की फिक्र, वो मिल जाएगी। मदन ने 4 दिन का वक्त दिया है, आज एक दिन बीता है। मतलब कि तुम अगले 3 दिनों में श्रेया को ढूंढ कर वापस ले आओगे। नोरा का चेहरा गंभीर दिखा। हाँ। ना ला सके तो? देवराज चांद ने नोरा को देखा। जवाब दो। अगर ना ला सके तो बंगला मदन को दे दूंगा। तुम्हारी और सूरज की बात मान लूंगा। नोरा ने गहरी सांस लेकर कहा, अगले 3 दिन क्यों खराब कर रहे हो? ये काम अभी क्यों नहीं कर देते? मेरे पास 3 दिन का वक्त है। हमें नीचे चलना चाहिए डिनर के लिए। देवराज चांद और नोरा नीचे पहुंचे। बाबू डाइनिंग रूम में डिनर लगा रहा था। उसने देवराज चांद से पूछा, छोटी मालकिन का कुछ पता चला मालिक? नहीं। कुछ कीजिए, मदन अच्छा आदमी नहीं है। वो छोटी मालकिन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। देवराज चांद ने कोई जवाब नहीं दिया। खाने के दौरान देवराज चांद खामोश रहा। खाने के बाद देवराज चांद ने बाबू को कमरे में कॉफी लाने को कहा और नोरा के साथ वापस बेडरूम में पहुंचा और सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। पूछा, सूरज का फोन आया? नहीं, मुझे नहीं आया। आज पापा आए थे। श्रेया के बारे में वो बहुत चिंतित थे। देवराज चांद ने कश लिया, नोरा को देखा। नोरा उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और बोली, मुझे नहीं बताओगे कि तुम सारा दिन क्या करते रहे? जानने का मेरा हक है। इससे शायद मेरी चिंता कम हो। श्रेया को ढूंढता रहा, मदन के घर भी गया। मदन के बंगले पर सुनीता से मिले? हाँ। वो भी मुझे सूरज ही समझ रही थी। वो अच्छी औरत है। मदन सुनीता के लायक है ही नहीं। सही सह रही है वो मदन को। कुछ खामोशी के बाद देवराज चांद बोला, वॉल्ट में सूरज के पापा की 50 करोड़ की दौलत थी ना? लगभग। सूरज ने इतना ही कहा था। तुमने ये बात क्यों पूछी? नोरा बोली, मैं कोशिश करूंगा कि वो पैसा भी सूरज को मिल जाए। असंभव। मदन जैसा कमीना इंसान कभी भी वो दौलत नहीं लौटाएगा। तुमने कैसे सोच लिया कि? उस दौलत को हासिल करने का मेरा अपना ढंग है। अपना ढंग? क्या? इस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इस काम को पूरा करना मेरा काम है। नोरा कुछ क्षण देवराज चांद को देखती रही, फिर बोली, आखिर तुम हो कौन? अपने बारे में बताओ। बाबू कॉफी दे गया। देवराज चांद ने कॉफी का घूंट भरा। तुम अपने बारे में, मेरे बारे में तुम कभी नहीं जान सकोगी। मैं तुम लोगों के काम आ रहा हूं, यही बहुत है। रात बहुत हो रही है, अब सो जाओ। किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम लोगों की सारी समस्याएं दूर करके ही मैं यहां से जाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब ये बात तो स्टेब्लिश हो गई है कि डलवानी तो वो डकैती चाहते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि वो जो चाचा है ना, वो भी चाहता है कि डकैती डले। ये सब साले मिले हुए हैं आपस में, ट्रस्ट में। मुझे लग रहा है वो जिस हिसाब से देवराज चांद को उकसा रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये सब मुझे लग रहा है मिले हुए हैं। लेकिन वो जो वॉर्ड के उसमें गए और वहां जाकर उसने कहा कि मुझे मदन ने भेजा है, या फिर वो जो मदन है वो कोई और आदमी है, ये वो मदन नहीं है। क्योंकि ये मदन को जानते हैं। और अगर ये मदन देवराज चौहान से डकैती डलवाना चाहता है, तो मतलब ये कोई उठाए गिरा है जो मदन का रूप लिए बैठा है। और बाकी सब भी जानबूझकर झूठ मूठ में बनावटी बने हुए हैं। वो जो इंस्पेक्टर और वो सब थे, सब के सब नकली हैं। मुझे लग रहा है ये सब देवराज चौहान को फंसा रखा है इन्होंने, सच्चाई का वो कवर देकर। खैर, देखते हैं क्या बनता है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है।
हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें अच्छा सा। बाकी मिलते हैं इसके अगले भाग में। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।